पीयूष मिश्रा का वो गीत आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा जो हमेशा छात्रों को मोटिवेट करता है कि विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेड बाय शिवम झा पे जुड़े हुए हैं। आज ये पंक्ति सुनाने का ये तात्पर्य था कि जिस तरह से सीटेट का रेशियो रहा है सफल और असफल छात्रों का, वो बहुत ही चिंतनीय है। इस बार का जो 2022 और 23 का जो रहा है रेशियो, वो अत्यंत ही खराब है और इससे पहले जो रेशियो रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं रहा। 5 या 7 पर 10% के अंदर ही छात्र सफल होकर समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 छात्र एपियर हो रहे हैं और 90 छात्र असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन छात्रों ने या तो मेहनत नहीं की या फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस का अभाव रहा। आपको मैं पहले बता दूं कि शिक्षक वही बन सकते हैं, चाहे वो किसी राज्य अथवा केंद्र की हो, जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किए हैं। जब आप शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर लेते हैं तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आपको सीटेट या राज्य स्तरीय जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के उपरांत परीक्षा होती है उसको आपको पास करना होगा। चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो, DSSB के लिए सीटेट पास होना भी अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए जितना आप शिद्दत से शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स यानी कि DED, BEd, BTC कोर्स कर रहे हैं, उससे दोगुने शिद्दत से आपको सीटेट का डिग्री लेना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप सीटेट पास नहीं होइएगा तब तक आपको जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के दौरान उपरांत जो आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे वो आपके दीवार पर फ्रेम के अलावा किसी काम के नहीं आने वाले हैं। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के श्रृंखला नंबर 2 पर और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ, दूसरा रॉस, तीसरा पियाजे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा था रॉस महोदय ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ... के विचार से सच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पहला स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा पियाजे, चौथा युंग। तो हम जो नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपना थ्योरी अपना बनाते हैं, अपना सोच बनाते हैं, वो हमारे हैं पियाजे अंकल। चलते हैं पियाजे चाचा को छोड़कर अगले क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। परिपक्व होने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से या अनुकरण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तरों और तीनों स्तरों को 6 चरणों में प्रत्येक के 2-2 स्तर के रूप में बांटकर अध्ययन किया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास का डोली और क्या बोलते हैं उसको आप, चोली और दामन का साथ है। तो पियाजे इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने, मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया था, उन्होंने
रुकिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। पहला था 0 से 2, दूसरा था 2 से 7 और तीसरा है 7 से 12 और कहीं कहीं 12 से फिर ऊपर जो युवा अवस्था होती है, बाल्य जो बच्चे वयस्क हो जाते हैं 12 से 15 के बीच में होता है। तो उन्होंने 4 चरण बताए थे। SPCF, चलिए याद आ गया, चलिए SPCF ये 4 चरण हैं और चारों के चरण को याद रखिएगा। पहला है संवेदीय पेशीय अवस्था जिसको हम एस का मतलब सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरा है कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है फॉर्मल स्टेज जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं। इसी में फॉर्मल स्टेज में ही बालक मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही जो 12 से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है, इसी में बालक चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो आपको बताना होगा कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने किया था। इस क्रिया के द्वारा उन्होंने व्यवहार से बताया कि जो प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया गया था? याद पूछ लेगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रयोग को स्किनर महोदय द्वारा किस पे किया गया था? तो आपको बताना होगा चूहे पे किया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अल्बर्ट बंडूरा नियम में किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा नियम निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को उनसे संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक विकास के बीच सेतु होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मानसिक आयु प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु प्रत्यय किसने दिया था? पहला विने साइमन ने, दूसरा स्टर्न ने, तीसरा टर्मन ने और चौथा पियाजे ने। तो हम बताएंगे कि मानसिक आयु प्रत्यय विने साइमन महोदय ने दिया था। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की समान मानसिक योग्यता बताती है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए ये भी VBI क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि कोहलर ने या थॉर्नडाइक महोदय ने या फिर स्किनर ने किस किस पे प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर और चूहे पर। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव जो थे 1904 में यह सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, जिसमें समझाने हेतु कुत्ते पर इसका प्रयोग किया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक महोदय ने, कोहलर महोदय ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने। तो हम बताएंगे कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रयोग प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ व सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में भूखे चिंपैंजी, याद रखिएगा, सुल्तान बताए थे इसे पिछली वीडियो में। सुल्तान चिंपैंजी का मतलब वही वन मानुस,
हम लोगों का बड़ा भाई, ठीक है, मनुष्य का बड़ा भाई वनमानुष। कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर इसका प्रयोग किया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मैंने बताया था आपको इसका फॉर्मूला पिछले वीडियो में कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। यहाँ सवाल पूछ रहा है आपसे कि 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का या फिर क्षीण बुद्धि का। तो 90 से 100 वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के बालक माने जाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल का सिद्धांत जो है वो किशोरों के मनोविज्ञान की दशा का व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्देश्य का काल होता है। काल का मतलब समय समझ लीजिएगा, कुछ काल का मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फ्राइड? तो मानव के मनोलैंगिक विकास का महत्व दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने 5 अवस्था बताई थी। पहला है मुखावस्था जो 0 से 2 साल का होता है, गुदावस्था जो 2 से 3 साल का होता है और शैशवावस्था जो 3 से 7 साल का होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? W. वुंट, दूसरा सिगमंड फ्राइड, तीसरा पावलोव और चौथा वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने शिपिंग जर्मनी के प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो इसका हो जाएगा आपको W. वुंट। कब स्थापित किया था? 1879 में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? W. वुंट, मैक्स वथिमर, एडवर्ड रूबिन या लेविन? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वथिमर ने रखा था 1912 में। कब रखा था? 1912 में। इस सिद्धांत का मुख्य विचार व्यवहार का अध्ययन करना था। इस सिद्धांत का मुख्य विचारधारा व्यवहार का अध्ययन करना था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? पहला हल, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा लेविन। तो अभिकर्मायोजित अधिगम प्रत्यय का हल जो दिया था वो स्किनर महोदय ने दिया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा समूह कारक सिद्धांत, तीसरा गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो संज्ञान जो है वो सिद्धांत है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। इसमें बालकों की समस्या का समाधान में राहत मिलती है। इसमें समस्या समाधान में राहत मिलती है, राहत। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है पहला सामाजिक अन्योन्य क्रिया, दूसरा मानसिकता प्रारूपों का समायोजन, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन और चौथा संतुलन। तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अन्योन्य क्रिया को संज्ञानात्मक विकास का मूल कड़ी माना है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? जैसे जब हम कभी किसी भोज में जाते हैं या किसी दावत में जाते हैं तो जब तक हमको घी नहीं मिलता तब तक हम शुद्ध नहीं मानते हैं। उसी प्रकार जब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तब तक सीटेट वाले की बेचैनी शांत नहीं होती है। तो इसीलिए जीन पियाजे से संबंधित सारे प्रश्न को आप VVI ही समझिए। कौन सा प्रश्न किस शिफ्ट में पूछ सकता है आने वाले समय में, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। बस आपके तर्कस में हर तीर रहना चाहिए और जिस प्रकार का लक्ष्य आपको दिया जाए आपका तीर उसी लक्ष्य को उसी अनुरूप भेद कर सके। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? पहला वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बेस होते हैं। क्वेश्चन से ही आपको समझ लीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा, उत्तर समझ लीजिए तो आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए वयस्कों का व्यवहार का अवलोकन ये कभी नहीं होगा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बच्चा क्या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करेगा? शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये भी नहीं होगा। बच्चे को कभी भी क्या करना है, आपको बच्चे को इस रूप में आपको ढालना है कि बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बन सके, बच्चा खोजबीन कर सके। तो हम जाएंगे जीन पियाजे के इस प्रश्न का उत्तर शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज के साथ। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, पहला समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा सामयिकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो जीन पियाजे जो प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु जानकारी के संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं और संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं, इन दो प्रक्रिया को समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, सो जाता है नहीं है, सुझाता है या बताता है भी लिख सकते हैं, सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि, दूसरा परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और चौथा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। इस सभी ऑप्शन में आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों का एक रूपरेखा ग्रहण करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के समान संरचना सिद्धांत विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नांकित में से किस विधि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोत्स्की के समान संरचना सिद्धांत के विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, दूसरा तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न,
तीसरा वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और चौथा सहयोगी प्रोजेक्ट। तो लेव वाइगोत्स्की के समान संरचना सिद्धांत में अगर आप विश्वास करते हैं और आप एक शिक्षक हैं तो आप सहयोगी प्रोजेक्ट के साथ आप जाएंगे। बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वैधता देना आवश्यक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा था कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? इसको जितना आप बड़ा बड़ा VBI लिख सकते हैं लिख लीजिए, आने वाले समय में पूछे जाने की 100% संभावनाएं। किसने कहा था कि बच्चे संसार में, आपको जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ वो उच्च स्तरीय प्रश्न है, सभी VBI हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पहली नज़र में ही वो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सब ऐसा है जो फर्स्ट इंप्रेशन आप पर डालेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमेशा आप राइट डाउन कीजिए, नोट करके रखिए। किसने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ये कहा था कोई और नहीं बल्कि नोम चोम्स्की ने। नोम चोम्स्की ने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक से हट कर लिया, मैं अभी मनोविज्ञानिक का सीरीज करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कल मैंने एक बुद्धि लब्धि वाला क्वेश्चन जो टर्मन से संबंधित है मैंने आपको बताया था, आज मैं उसी को बता रहा हूँ कि देखिए मानसिक आयु दिया हुआ है, वास्तविक आयु दिया हुआ है और बुद्धि लब्धि जिसको हम IQ लेवल बोलते हैं वो पूछ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला, मानसिक आयु को बोलते हैं MA, वास्तविक आयु को बोलते हैं CA और गुने 100 होता है। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, जैसे आप रटते हैं ना, अपने भाई बहन के साथ झगड़ा करते हैं तो रटे हुए हैं ना कुछ चीज़, मैं बता नहीं सकता क्या रटे हुए, तो वो आप भी समझ गए होंगे। तो इसी तरह इस फॉर्मूले को आप घोल कर पी जाइए। इसका बनाने का बस वही तरीका होगा, मानसिक आयु चला जाएगा ऊपर, वास्तविक आयु आ जाएगा नीचे, गुने 100। 1 0 से ऊपर है, 1 0 नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 12 दहाएंगे 120, 12 10 जा 120, गॉट आंसर 120। तो इस सवाल को संबंधित सवाल कई शिफ्टों में पूछे गए हैं और इस सवाल में दम नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि इट मीन्स IQ लेवल इक्वल टू मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु MA, वास्तविक आयु करेंट एज CA, तो MA बट्टा CA इंटू 100। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मास्ले का सिद्धांत ... पे आधारित है। मास्ले का सिद्धांत ... आधारित है, भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर या फिर कार्यों पर। मास्ले का सिद्धांत आधारित है आवश्यकताओं पर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसको भी रख लीजिए फर्स्ट इंप्रेशन में, VBI में रख लीजिए। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर L. थॉर्नडाइक महोदय ने इसका प्रतिपादन प्रयास व भूल का प्रतिपादन एक बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? मैंने बताया था ना कि जानवर से संबंधित क्वेश्चन आपको कभी सुल्तान नामक आपको वनमानुष मिलेंगे, कभी कुत्ते मिलेंगे, कभी आपको बिल्ली मिलेंगे, कभी चूहे मिलेंगे। तो किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था वो आपको ध्यान रखना होगा। तो सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर L. थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किस पे? बिल्ली पे किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वो सीखने में सफल हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में साइकिल चलाते हैं और बार बार गिरते हैं लेकिन फिर अंतोगत्वा चलाना सीख जाते हैं। सेम वही है प्रयास व भूल का सिद्धांत जो बिल्ली पर डॉक्टर L. थॉर्नडाइक महोदय द्वारा किया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत, ये भी रख लीजिए VBI।
क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हल ने, पावलॉव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने? तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BAF स्किनर ने एक चूहे पे किया था। मैंने बताया था ना, कुत्ता, वनमानुष, चूहे और आपको बिल्ली, ये चारों आपको घुमाएंगे। तो याद रखिएगा, क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय, BAF स्किनर महोदय ने चूहे पे किया था, जबकि सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर L थॉर्नडाइक महोदय ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। याद रखिएगा। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BAF स्किनर ने। और इस जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता था। और क्रियाप्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन को व्यापक महत्व है, जो दंड, पुरस्कार, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि कोहलर महोदय ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक किस पे किया था? वनमानुष पे किया था। किस पे? उसका नाम क्या था? सुल्तान। और कोहलर ने अपने प्रयोग से बताया, किससे संबंधित किया अपने प्रयोग को? तो अधिगम का सिद्धांत। किससे? अधिगम का सिद्धांत। याद रखिएगा, सुल्तान नामक वनमानुष पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक RB कैटल थे। कौन थे? RB कैटल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? पहला गेट्स व अन्य, दूसरा मॉर्गन और गिलफोर्ड, तीसरा पियाजे और चौथा स्किनर। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम का व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा कहा गया। इस अधिगम का अर्थ होता है सीखना जो जीवन पर्यंत चलता है। सीखना जो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। पहला व्यक्तित्व का, दूसरा पढ़ने की दक्षता का, तीसरा बुद्धि का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का संबंध किससे है? बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग, इनका पूरा नाम था, कार्ल जुंग ने किया था, जिसमें उन्होंने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिमुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जुंग। ये थे आज के आपके अंतिम प्रश्न। आपसे पुनः फिर वही अनुरोध रहेगा कि जितनी शिद्दत से आप D.Ed, B.Ed और यानी किसी भी आप राज्य के निवासी हों या छात्र हों, भावी अध्यापक या अध्यापिका, और उससे भी महत्वपूर्ण बेरोजगारी का लगा हुआ जो टैग है उसको अगर हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रशिक्षण कोर्स तो आपको करना ही होगा, और कर ही रहे होंगे तभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अथवा किसी भी शिक्षक का, किसी भी एजुकेटर का वीडियो देख रहे होंगे।
आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस बार की सीटेट का जो पास और फेल, सफल और असफल छात्रों का जो प्रतिशत रहा है उसको अवलोकन जरूर करें। आसान शब्दों में कहूँ तो इसे आसान ना समझा जाए सीटेट को, क्योंकि आप जब शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर लेंगे तो फिर वही बात कि आपकी डिग्री आपकी दीवार पर शोभा बढ़ाएगी, लेकिन जब आप सीटेट पास कर लेंगे तो आप अपने रोजगार से संबंधित एक नए द्वार को खोलेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में अथवा केंद्र सरकार के किसी न किसी विद्यालयों में आप भावी अध्यापक या अध्यापिका बनकर अपने भविष्य का एक नई शुरुआत करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।